So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. और साथ ही में हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। हमारी तो पहली क्लास है नए साल की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा बताइए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसके अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हाँ, फ्लाईव्हील का आखिरी पॉइंट बताओ। फ्लाईव्हील के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए होंगे शायद हमने। क्वेश्चन किए थे। ओके, एक क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क में, जहां तक मुझे याद है। एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में और वहीं से शुरुआत करते हैं, है ना? कोई है जिसने सॉल्व किया था उस क्वेश्चन को आप में से? मुझे एक मिनट में चेक करता हूं मेरे पास। 0.56 अभिराम। ओके 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 ओके, ढूंढने दो जरा, मुझे मिल गया। और कोई है जिसने सॉल्व किया था? रुचि 0.56। सो क्वेश्चन क्या था, मैं आपको समझाता हूं। शायद क्वेश्चन ये था कि आपके पास में एक मास है जिसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक से आपने आई थिंक एक से आपने बनाया था डिस्क और एक से आपने बनाया था रिंग। ऐसा ही कुछ किया था ना? क्वेश्चन आप लोगों के पास लिखा हुआ होगा यार, पूरा तो लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा। सो उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोगों ने क्वेश्चन लिख रखा होगा। लिखा हुआ ना? हाँ चलो, बहुत बढ़िया। तो मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं बस एक बार, मेरे को भी तो मिले। ये रहा। देखिए मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन क्या था, मैं पूरा पढ़ देता हूं। कंसीडर अ फ्लाई व्हील whose mass capital M is distributed almost equally between heavy ring-like rim of radius r and concentric disc-like feature of radius r by 2। ये बोल रहा है कि आपने कैपिटल एम मास को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो आपके पास में है डिस्क। अरे ये कैसा कलर आ गया? एक तो आपने सेलेक्ट किया बेटा डिस्क और दूसरा आपने सेलेक्ट किया रिंग। सो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसके पास में भी m/2 और इसके पास में भी कितना आ जाएगा? m/2। बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है इसकी जो रेडियस है, डिस्क की रेडियस r/2 है, रिंग की रेडियस r है, ठीक है। दोनों का सेंटर एक ही है। बोल रहा है कि इन दोनों का जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो अल्फा mr ओमेगा mr स्क्वायर है, अल्फा mr स्क्वायर। तो बोल रहा है अल्फा की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले ये कैसा रहा होगा वो देखते हैं। ये देखिए, ये आपके पास में एक डिस्क है और ये आपके पास में एक रिंग है। तो कोसेंट्रिक दोनों फ्लाईव्हील कुछ ऐसे दिखाई दे रहे होंगे। तो आप देख सकते हो इसके अंदर, आप देख सकते हो इसके अंदर इसकी रेडियस r/2 है, ये डिस्क है, रिंग की रेडियस r है। तो अगर मैं बात करूं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो कैसे लिखा जाएगा सर? ये लिखा जाएगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क प्लस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, mr स्क्वायर। जिन लोगों ने मैकेनिक्स नहीं पढ़ा है वो तो मान ले कि भाई इतना ही होता है। वैसे तो मैंने बताया है लास्ट क्लास में, जिन्होंने मैकेनिक्स पढ़ा है उनको तो मैंने समझाया भी है वहां पर।
रिंग के लिए, इसके लिए होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 और इसके लिए होता है एम आर स्क्वायर। सो फाइनली यहां 1/2, डिस्क का मास कितना है m/2, डिस्क की रेडियस कितनी है r/2 प्लस रिंग का मास कितना है m/2, रिंग की रेडियस कितनी है r। सो फाइनली ये बन जाएगा आपके पास में m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16 प्लस m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, ये बनेगा आपके पास में 16 एलसीएम ले लिया हमने, तो यहां पर बन जाएगा 9 mr स्क्वायर। तो आप इससे अगर कंपेयर करेंगे अल्फा mr स्क्वायर से, तो 9/16 इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपके पास में अल्फा। सो ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसको अगर आप देखें तो थ्योरी ऑफ मशीन से इसका कोई खास लिंक है नहीं, थ्योरी ऑफ मशीन से इसका कोई खास लिंक है नहीं। ये सिंपल मैकेनिक्स का क्वेश्चन था, बस नाम आ गया फ्लाईव्हील। अब नाम अगर फ्लाईव्हील आ गया है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसे थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ लेते हैं। सो मैंने बता दिया इस प्रॉब्लम को कैसे आपको डील करना था। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो डाउट लिखेंगे, आप क्या डाउट है, क्योंकि अगर रिपीट करना है तो फिर वो तो रिकॉर्डेड आपके पास में रहेगा। अगर कोई डाउट है स्पेसिफिक तो आप पूछिए। क्लियर है? सो कुछ और एग्जांपल्स भी अभी हमें देखने हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी अभी हमें देखने हैं। तो मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोगों को थोड़ा सा अब चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लाईव्हील कनेक्टेड, वेट, ये वाला नहीं है क्वेश्चन, पहले ये वाला करना पड़ेगा। फॉर अ सर्टेन engine, for a certain engine having an average speed of 1200 RPM, a flywheel approximated as a solid disc, is required for keeping the fluctuation of speed within 2% about the average speed, the fluctuation of kinetic energy per cycle is found to be 2 kilojoule
what is the least possible what is the least possible mass what is the least possible mass of the flywheel if its diameter is not to exceed 1 मीटर। देखिए फ्लाईव्हील का क्वेश्चन प्री एग्जाम के साथ साथ मेंस एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाता है और अच्छा न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए आपको हर एक न्यूमेरिकल को प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर आप यहां पर देखिए तो बोला सर्टन इंजन हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम। तो फर्स्ट डेटा एन आपके पास में आ रहा है 1200 आरपीएम। आगे बढ़ते हैं यहां से। अ फ्लाईव्हील अप्रोक्सीमेटेड एज अ सॉलिड डिस्क इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड विद इन 2%। मतलब CS की वैल्यू दी गई है 0.02। The average speed, about the average speed, okay. The fluctuation of kinetic energy per cycle is found to be 2 kilojoule. Fluctuation of energy 2000 joule. What is the least possible mass of flywheel अगर diameter 1 मीटर है? Diameter 1 मीटर। तो आप कहेंगे सर हम जानते हैं fundamental equation of flywheel del E equals to I omega square CS. So del E कितना दिया गया हमें 2000 equals to I हमें डिस्क के लिए आई कितना होता है mr²/2। सो देखो डायमीटर पता है तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 0.5 मीटर। ओमेगा 2 पाई n की वैल्यू आपको पता है बाई 60, CS 0.02। तो सारी वैल्यूज पुट कर दो और यहां से m इन kg मुझे फाइंड करके बता दो। सारी वैल्यूज पुट कर दो और मुझे यहां से मास इन kg फाइंड करके बता दो एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट यहां से मुझे मास इन kg फाइंड करके बता दो। फिफ्टी 50.66 बिल्कुल सही। 50.66 50.66 kg बिल्कुल सही बता रहे हो। सो अगर एक बार क्लियर हो गया तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स क्लियर लिख दो भाई। अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स क्लियर लिख दो। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, आप लोग भी सॉल्व कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे करना होता है, फिर आगे बढ़ते हैं यहां से। अब ये बोल रहा है अ फ्लाईव्हील कनेक्टेड to a punching press has to supply energy
एनर्जी ऑफ 400 न्यूटन मीटर, 400 न्यूटन मीटर while running at a mean angular speed of 20 radian per second, of 20 radian per second. If the total fluctuation, of speed is not to exceed plus minus 2%, the mass moment of inertia, of the flywheel in kg मीटर स्क्वायर इस। चलिए सभी स्टूडेंट्स फाइंड करके बताएं यहां से आंसर क्या मिल रहा है। मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम भी दे देता हूं, जिससे मुझे पता रहे कि मैंने कितना टाइम दिया आपको। ये शायद सही है, ये देखिए थोड़ा सा क्या बहुत सारा टाइम दे दिया मैंने तो आपको। 3 मिनट का टाइम दिया है। आप डेटा को पहचानो, इक्वेशन को काम में लो और उसके बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा बेटा ये सब चीजें ट्राई कीजिए। ट्राई करोगे एग्जाम में तभी बेहतर तरीके से आप वहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे सभी स्टूडेंट्स। अच्छा क्वेश्चन से मैं हट जाता हूं, आराम से क्वेश्चन पढ़ो आप। फिफ्टी 25 दो आंसर, एक सिराजुद्दीन बता रहा है 25, सूरज बता रहा है 50। दो आंसर कैसे आ रहे? तीसरे आंसर का वेट करते हैं, वही डिसाइड करेगा दोनों में से सही कौन है। कुंदन कुमार, खुश ने भी 25 बताया, तो इसका मतलब 25 जो आंसर है उसके सही होने के चांसेस ज्यादा है और सभी ने 25 बताया। देखो डेल ई क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, डेल ई इक्वल्स टू 400 न्यूटन मीटर। मीन स्पीड जो है ओमेगा में दी गई है 20 रेडियन पर सेकेंड। CS जो है वो दिया गया है प्लस माइनस 2%। मैंने बताया था इसको 4% लेना होता है, 0.04। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है तो आप कहेंगे सर डेल ई इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर CS। डेल ई इज 400, आई पता नहीं है, ओमेगा स्क्वायर 20 स्क्वायर, CS इज 0.04। सो आई थिंक ये 400 से कैंसिल आउट, तो ये आपके पास में आ रहा है 100 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस वैल्यू विल बी 25 kg मीटर स्क्वायर। सो 25 आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। 25 आंसर जो है वो बिल्कुल सही है।
बोलिए कोई समस्या हो, क्लियर हो गया तो जल्दी से बोल दो क्लियर। क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से बोल दो क्लियर हो गया। ठीक है। सो एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। देखिए वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कभी कभी जो टॉर्क है वो आपको फंक्शन ऑफ टी भी दे दिया जाता है। देखिए किस तरीके से, एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब लिखने में बड़ा है, सॉल्यूशन में इतना बड़ा नहीं होगा। द टॉर्क डिलीवर्ड by a two-stroke engine, is represented by T equals to 1000 plus 300 sin 2 theta minus 500 cos 2 theta Newton meter, where theta is the angle turned by the crank from the inner dead center, the engine speed is 250 rpm, the mass of the flywheel is 400 kg, and radius of gyration is 400 mm. Determine power developed. पिछले क्लास में ही हो गया, मतलब अभिराम पूछ रहे हैं प्लस माइनस। अरे ये तो बेटा अभिराम पिछले क्लास में बताया था ना, इसको डबल कर देना होता है। 3 क्लास की छुट्टी आ गई, तुम तो भूल गए सब। अब ऐसा तो नहीं सोच रहा ना 1 साल पुरानी बात हो गई है तो। हाँ याद रखो ये सब चीजें। एक तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखना बोर्ड पर, ये इतनी बड़ी समस्या हो जाती है। देखो, द टॉर्क डिलीवर्ड बाय अ टू स्ट्रोक इंजन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये बोल रहा है टॉर्क इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये नई चीज आ गई हमारे सामने। ओके, वेयर थीटा इज एंगल टर्न बाय द क्रैंक फ्रॉम द आईडीसी। हमने कहा थीटा तो हमेशा हम लोग आईडीसी से ही लेते हैं। द इंजन स्पीड इज 250 आरपीएम। इंजन स्पीड जो है
वो 250 आरपीएम है। द मास ऑफ द फ्लाईव्हील इज 400 kg, फ्लाईव्हील का मास 400 kg है। एंड रेडियस ऑफ द जायरेशन इज 400 mm, रेडियस ऑफ जायरेशन 400 mm है। बोल रहा पावर डेवलप बताओ। देखो पावर जब भी पूछा जाता है तो आप बोलेंगे सर मीन टॉर्क मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ये होता है पावर। पावर क्या होता है बेटा? मीन टॉर्क मल्टीप्लाई बाय मीन स्पीड। तो मीन स्पीड ओमेगा कैसे पता करेंगे? हमने कहा सर मीन स्पीड पता करने के लिए ओमेगा इक्वल्स टू हम करेंगे 2 पाई n बाई 60। सो 2 पाई n की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? n की वैल्यू 250, 250 डिवाइडेड बाई 60। जरा इसको सॉल्व करके बताओ कितना मिल रहा है? 26.17 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जरा ओमेगा को सॉल्व करके बताओ कितना मिला? 26.17। बिल्कुल 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 एक बिल्कुल सही बता रहे हो, 26.17 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो, अब हमें चाहिए टी मीन। कल बताया था टी मीन इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड टी डी थीटा होता है। सो हमने बोला कि सर टी जो है वो है आपके पास में 1000 प्लस 300 साइन 2 थीटा माइनस 500 कॉस 2 थीटा। अब देखो बेटा थोड़ी सी मैथमेटिक्स बता रहा हूं, जिनको नहीं आती है वो समझ लो, जिनको आती है बहुत बढ़िया बात है। देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर है साइन 2 थीटा। कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर आती है ना तो उसका टाइम पीरियड जो होता है ना वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो आएगा वो टाइम पीरियड अपने साथ वाले फंक्शन के टाइम पीरियड के साथ एडजस्ट कर लेता है। जो इसका टाइम पीरियड वही इसका टाइम पीरियड। सो अब इसका टाइम पीरियड कैसे पता करोगे? इसके टाइम पीरियड के लिए मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। साइन थीटा इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई। आपको ये बोलेगा सर मुझे नहीं पता, तो मैं बता रहा हूं कि होता है। क्लियर है? साइन एन थीटा इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई एन। सो अगर कोई बोलेगा बताओ साइन 2 थीटा का टाइम पीरियड कितना होता है, तो आप कहेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 मतलब पाई। ये सिर्फ साइन के लिए नहीं, कॉस के लिए भी सेम है। सो साइन 2 थीटा का टाइम पीरियड पाई, कॉस 2 थीटा का टाइम पीरियड पाई। तो हमने बोला इसका कोई खुद का टाइम पीरियड नहीं है, इसके साथ में जो भी फंक्शन होगा ना उसका टाइम पीरियड ये ले लेगा। तो पाई पाई और इसका भी पाई, तो इसका भी कितना हो गया टाइम पीरियड पाई। एक बार सभी स्टूडेंट बोलेंगे इसका टाइम पीरियड पाई हुआ। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर दिक्कत है तो जो डाउट है वो लिखकर भेजो। जिनको क्लियर हो गया वो तो क्लियर लिखेंगे, जिनको क्लियर नहीं हुआ वो डाउट लिख के भेजेंगे। क्लियर? बोलो भाई बोलो। क्लियर? हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स? नहीं, तुमने मेरी बात सुनी नहीं है प्रिंस। मैंने क्या बोला? जो दिक्कत है वो लिखो, जो क्लियर है वो क्लियर लिखो, जिनको डाउट है वो डाउट लिखो। एक ये होता है साइन थीटा का टाइम पीरियड 2 होता है बेटा। अब आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है तो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है तो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। आपको मैं रोज शाम को 8 बजे बुलाता हूं, जिसके अंदर मैंने कैलकुलस के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा कितनी बार काम में लिया और वहां पर पूरा कर्व बना के समझा भी रखा है। क्लियर है ना? तो अब ये चीजें अगर आप वहां पर आके नहीं सीखेंगे तो मैथमेटिक्स अब ऐसा तो नहीं कि आप रात को सोएंगे सुबह दिमाग के अंदर आ जाएगी। सो ये चीजें इसीलिए मैंने बोला जो डाउट है वो लिखो। मुझे पता है आप यही बोलोगे सर साइन थीटा की टाइम पीरियड 2 पाई कैसे हुआ? अरे टाइम पीरियड वो होता है, टाइम पीरियड वो होता है जिसके बाद में फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। अब साइन थीटा 2 पाई के बाद में रिपीट करता है, कॉस थीटा भी 2 पाई के बाद में रिपीट करता है, तो उन दोनों का टाइम पीरियड 2 पाई होता है। लेकिन जब यहां पर 2 थीटा आ जाता है ना तो उनका टाइम पीरियड आधा हो जाता है। अब टी इन सब का फंक्शन है, इन सब का टाइम पीरियड अगर पाई है तो टी का टाइम पीरियड भी पाई होगा।
ये टाइम पीरियड फाइंड करने का तरीका होता है। बोलिए, आगे बढ़े। कांस्टेंट जो होता है ना उसका टाइम पीरियड नहीं होता है, उसके साथ में जो होता है ना वो उसके टाइम पीरियड को अडॉप्ट कर लेता है। सो टी का टाइम पीरियड कितना आ गया, पाई। अच्छा, यूट्यूब से याद आया, आज अभी 12 बजे आशुतोष सर की क्लास है। सो थर्मो रिवाइज करने का आपके पास में बहुत अच्छा मौका है। अब आप अपने जरूरी काम छोड़कर अगर वो क्लासेस करेंगे तभी ये चीजें आप सीख पाएंगे। देखो, t इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई। t क्या है, 1000 प्लस 300 साइन 2 थीटा माइनस 500 कॉस 2 थीटा। 1000 प्लस 300 साइन 2 थीटा माइनस 500 कॉस 2 थीटा डी थीटा। क्लियर है? सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन 1/पाई, अब देखो 1000 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा। अब कोई बोलेगा सर 1 का इंटीग्रेशन थीटा कैसे हुआ, तो उसको भगवान माफ नहीं करेगा। 300 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब कोई ये बोलेगा सर इसका इंटीग्रेशन ये क्यों होता है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये बेसिक मैथमेटिक्स है। मैं तो लिख रहा हूं फिर भी आपके लिए, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो दो ही चीजें होती है, या तो मैथमेटिक्स पढ़ लिया करो या फिर मैथमेटिक्स मान लिया करो। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया आपके पास में 1000 थीटा माइनस 150 cos 2 थीटा, ये भी माइनस 250 साइन 2 थीटा। अब देखो, अब इसके अंदर पहले पाई पुट करो, 1/पाई तो एज इट इज। अब पहले इसके अंदर पाई पुट करो तो ये बन जाएगा 1000 पाई माइनस 150 cos 2 पाई। cos 2 पाई की वैल्यू होती है +1, तो माइनस 150 लिख ही देता हूं, वरना तुम बोलोगे सर कैसे किया। साइन 2 पाई की वैल्यू भी कितनी होती है, +1। नहीं, कॉस देखो ऐसा होता है कॉस का फंक्शन, तो 0 की वैल्यू, 0 पर इसकी वैल्यू 1 होती है और 2 पाई पर भी इसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन साइन का जो फंक्शन होता है ना वो ऐसा होता है, देखो ध्यान से ऐसे, तो 2 पाई पर इसकी वैल्यू होती है 0। नहीं आता है ना ये सब, तो आप कैलकुलेटर में पुट करके देख लो ना, कैलकुलेटर झूठ नहीं बोलेगा। थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0, 150 cos 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0। t इक्वल्स टू 1/पाई 1000 पाई माइनस 150 माइनस माइनस प्लस 150, ये दोनों कैंसिल आउट, ये 0 ये 0, सो सिर्फ और सिर्फ इतना ही बच रहा है। तो t कितना आ रहा है, 1000 न्यूटन मीटर। अब सुनो, ये तो तरीका हुआ टी मीन फाइंड करने का, ये तो तरीका हुआ टी मीन फाइंड करने का। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी मैथमेटिक्स नहीं आते, दिमाग से बिल्कुल गरीब होते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल राज की बात कि अगर आपको कुछ नहीं आता हो ना, तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो पहली टर्म होती है ना, यही टी मीन आएगी आखिरी में। देखो, अगर आपको कुछ नहीं आता हो तो जो पहली टर्म होती है ना, वही एट द लास्ट टी मीन आनी है। सो इतनी मैथमेटिक्स लगाते हो तब भी वही आंसर आना है, नहीं लगाते हो तब भी वही आंसर आना है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इतना सब कुछ आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है?
पहली चीज तो इतना सब तुम करोगे ना तो तुम में से एक ही बच्चा होगा जो सही सॉल्व करेगा, बाकी सब गलती करके आओगे। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे तुम लोगों की मैथमेटिक्स पे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर ये जो पहला टर्म है ना, पहला टर्म, यही हमारा आंसर आने वाला है। तो इसका मतलब ये जो स्लाइड है ना, ये तो स्लाइड ही बेकार है, ये तो फालतू किया हम लोगों ने। इधर आ जाओ वापस। तो किसी ने कहा टी मीन कितना होगा, हमने कहा पहला टर्म आंसर आएगा, ये लो खत्म। तो फिर आंसर क्या होगा, कहां लिखे आंसर, इधर लिख देते हैं। सो पावर कितनी होगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 26.17, तो ये बन जाएगा 26170 वॉट। पावर है ना इसलिए वॉट। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? देखो ध्यान से, तो एक्चुअल में क्वेश्चन 2 ही लाइन का था। ओमेगा टी मीन के लिए ये सब करना ही नहीं है, कांस्टेंट वाली वैल्यू उठा लो बस इतना करना है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि देखो ऐसे ऐसे करना होता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है तुम लोग इतना करोगे नहीं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक और इसी तरीके का मजेदार क्वेश्चन करवाता हूं। ये मजेदार इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सॉल्व करने में अपना टाइम खराब कर देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फाइनली आंसर क्या आना है। एक और क्वेश्चन बताता हूं, देखो कभी कभी ऐसा लिखा होता है t इक्वल्स टू 1000 प्लस 500 साइन 2 थीटा न्यूटन मीटर, I इक्वल्स टू 100 kg मीटर स्क्वायर। हमसे वो पूछ लेता है एल्फा। एल्फा होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ फ्लाईव्हील, एल्फा एट थीटा बराबर 45 डिग्री, 30 डिग्री करो, 30 डिग्री। तो हमने कहा, देखिए अब ध्यान से समझिए इस बात को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने कहा कि थोड़ी बहुत मैकेनिक्स हम जानते हैं, F इक्वल्स टू एम ए, तो एक्सेलरेशन जो होता है ना वो F डिवाइडेड बाय m से होता है। सर ये तो लीनियर के लिए, एंगुलर के लिए हमने कहा एंगुलर में a की जगह आएगा अल्फा, F की जगह आएगा टॉर्क और m की जगह आएगा I। फोर्स की जगह कौन आने वाला है, टॉर्क, और m की जगह आएगा I। तो टॉर्क डिवाइडेड बाय मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही आपके लिए क्या बन जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो यस सुनो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपके पास नहीं है। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं है? इसका मतलब वो बोल रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ फ्लाईव्हील बताओ। हमने कहा फ्लाईव्हील के पास कितना टॉर्क आया ये बता दो, प्रॉब्लम सॉल्व। अब राज की बात सुनो, फ्लाईव्हील के पास में क्या ये टॉर्क जाता है क्या फ्लाईव्हील इसको स्टोर करता है क्या? नहीं, फ्लाईव्हील स्टोर करता है इसमें से जब टी मीन को निकाल दोगे, जो एक्स्ट्रा टॉर्क होगा वो फ्लाईव्हील स्टोर करेगा ना, जो एक्स्ट्रा टॉर्क होगा उसको फ्लाईव्हील स्टोर करेगा ना। तो हमने कहा कि सर टी मीन कितना है इस केस में, जरा सभी स्टूडेंट बताएंगे टी मीन कितना है इस क्वेश्चन के लिए, टी मीन कितना है? कांस्टेंट टर्म ही आने वाली है सर, 1000 न्यूटन मीटर। तो हमने कहा t माइनस टी मीन कितना होगा, आपने कहा उसमें से 1000 माइनस कर दो 500 साइन 2 थीटा। तो हमने कहा हमें चाहिए अल्फा जब थीटा 30 डिग्री हो, तो ये 500 साइन 2 थीटा, इसमें थीटा बराबर कितना पुट करना है 30 डिग्री, और आई कितना है आपके पास 100, पुट कर दो 500 साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय 100। जरा बताओ यहां से अल्फा कितना मिल रहा है? अल्फा जब थीटा 30 डिग्री हो, बताओ कितना मिल रहा है यहां से अल्फा?
कोई भी 4.33 रेडियन पर सेकेंड। अब मान लो इसी क्वेश्चन में अगर वो बोल देता, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, वो बोल देता क्वेश्चन नंबर 2 अल्फा मैक्सिमम पता करो, तो हमने बोला देखो अल्फा होता है, अल्फा आपको दिया गया है 500 sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 100। तो जब ये टर्म मैक्सिमम होगी तो आपका अल्फा भी मैक्सिमम हो जाएगा। ये टर्म में 500 तो कांस्टेंट है, तो sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा तो अल्फा भी मैक्सिमम हो जाएगा। और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो होती है बेटा 1। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 100, तो अल्फा मैक्सिमम कितना आ जाएगा आपके पास में? अल्फा मैक्सिमम इक्वल्स टू 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोले बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं एक क्वेश्चन आपको मल्टी सिलेंडर का करवा रहा हूं, जो कि ऑब्जेक्टिव मतलब प्री एग्जाम में उसके आने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, लेकिन मेंस एग्जाम में उसके आने के चांसेस थोड़े बहुत रहते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं। तो आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, क्योंकि कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन है वो। जस्ट अ सेकेंड, अभी लिखवा देते हैं। हाँ ये रहा। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं। द टर्निंग मोमेंट डायग्राम, द टी थीटा डायग्राम फॉर एन इंजन is draw to a vertical scale of 1 mm equals to 500 Newton meter and a horizontal scale of 1 mm equals to 3 degree. The turning moment 1 mm equals to 3 degree. The turning moment diagram repeats itself after every half revolution. Every half revolution of the crankshaft. The areas above and below, above and below the mean torque line are 260, minus 580, 80, minus 380, 870 and
minus 250 mm square. The rotating parts have a mass of 55 kg and radius of gyration of 2.1 meter if the engine speed is 1600 rpm. Determine the coefficient of fluctuation of speed. चलिए पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को, काफी बड़ा क्वेश्चन है. अब 1 सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए, मैं 5 सेकंड में वापस आया. चलिए क्वेश्चन को पढ़ लिया एक बार, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन को पढ़ लिया. है ना? तो देखिए क्या क्वेश्चन है, एक बार मैं भी पढ़ के आपको बता देता हूं. The T theta diagram for an engine is drawn to a vertical scale of 1 mm equals to 500 Newton meter and a horizontal scale of 1 mm equals to 3 degree. The turning moment diagram repeats itself after every half revolution of the crankshaft, क्योंकि मल्टी सिलेंडर है इसलिए रिपीट कर रहा है. The area above and below the mean torque line are this and this, और ये भी given है. The rotating parts have a mass of 55 kg and the radius of gyration is 2.1 meter. Engine speed is 1600 rpm. Determine the coefficient of fluctuation of speed. देखिए coefficient of fluctuation of speed find करने के लिए आप यूज करेंगे daily equals to I omega square CS. हमने कहा सर देखिए I जो है वो गिवन है, I गिवन है ना, ओमेगा भी गिवन है, CS फाइंड करना है. कहीं से डेल ई मिल जाए तो बात बन जाएगी.
कहीं से अगर डेल ई मिल जाएगी तो हमें प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा ना। तो हमने कहा सर इसका टी थीटा कर्व बनाने की कोशिश करो। अगर इसका टी थीटा कर्व आप बनाते हो तो इसका टी थीटा कर्व कैसा दिखाई देता है जरा देखते हैं। कुछ ऐसे, कुछ ऐसे जा रहा है कर्व। एरिया अबव एंड बिलो क्या क्या दे रखा है देखते हैं एक बार। 260, 580 पहला दे रखा है, ये दे रखा है 260, दूसरा दे रखा है 580, ये सब mm स्क्वायर में दे रखे हैं उसने। 80 और 380, 80 यहां पर है, 80 है, 380 ये एरिया। नेक्स्ट एरिया है 870 और 250। तो देखो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाता है। सबसे पहले यहां लिखा जाएगा ए पॉइंट, फिर बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट और जी पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं यहां पर एनर्जी एट पॉइंट ए कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ए पॉइंट पर एनर्जी लिखेंगे। तो हमने कहा हो सकता है फ्लाईव्हील के पास में अपने खुद की एक एनर्जी हो। सो हमने बोला वो एनर्जी कितनी है, लेट्स से सपोज वो एनर्जी है कैपिटल ई। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एरिया पॉजिटिव है, मतलब फ्लाईव्हील ने एनर्जी स्टोर की होगी। तो एनर्जी एट बी ये लिखा जाएगा पुरानी वाली एनर्जी प्लस ये एरिया, क्योंकि एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलिए ये जो बी के ऊपर मैंने एनर्जी लिखी है ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सभी स्टूडेंट्स जो बी पर मैंने एनर्जी लिखी है बेटा वो बात आपको समझ में आई या नहीं आई? वेरी गुड। चलो देखो आगे देखो। अब अगर मैं एनर्जी एट सी लिखूंगा तो उसने एनर्जी स्टोर की है, सप्लाई की है? बी से सी के बीच में एनर्जी को स्टोर किया है या सप्लाई किया है? बोलिए जल्दी से। बी से सी के बीच में एनर्जी को स्टोर किया गया है या सप्लाई किया गया? सप्लाई किया गया, वेरी गुड। तो ये बन जाएगा E प्लस 260 तो पहले था, अब सप्लाई कितना कर दिया -580। तो एनर्जी एट पॉइंट सी कितना आ रहा है जरा, E माइनस 320 आ रहा है ना, E माइनस 320 आ रहा है ना, बोलो यस और नो। अब देखो बेटा जब D पॉइंट पर आप जाएंगे, D पॉइंट पर तो E माइनस 320 तो पहले था, तो C से D के बीच में उसने स्टोर किया है या सप्लाई किया है? C से D के बीच में उसने स्टोर किया है या सप्लाई किया है? स्टोर किया है। तो E माइनस 320 प्लस 80, तो D पॉइंट के ऊपर एनर्जी हो जाएगी आपके पास में E माइनस 240। अब देखो आगे नेक्स्ट E पॉइंट के ऊपर, सो पहले से एनर्जी है E माइनस 240। जरा बताओ D से E के बीच में एनर्जी को स्टोर किया गया है या एनर्जी को सप्लाई किया गया है? स्टोर किया गया है या सप्लाई किया गया है? बोलो जल्दी से। सप्लाई किया गया है। सप्लाई किया गया है तो माइनस कर दो 380। सो एनर्जी एट E इक्वल्स टू E माइनस 620। अब अगर बात करें E से F में, सबको दिखाई दे रहा है एनर्जी को स्टोर किया गया है, तो प्लस 870। तो आपने बोला F पॉइंट के ऊपर E प्लस 250। अब देखो आखिरी G पॉइंट के ऊपर ऑफकोर्स सप्लाई किया गया है, तो E प्लस 250 माइनस 250। सो एनर्जी एट G पॉइंट इज कैपिटल E वंस अगेन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो भी फ्लाईव्हील ने स्टोर किया था सब कुछ चुपचाप वापस लौटा दिया उसने, कुछ भी अपने पास नहीं रखा। E से चालू हुआ था और E पर ही वापस आ गया। इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई बताओ? इतना पॉइंट जो मैंने आपको बताया है ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? है ना, क्लियर हो गया ना? चलिए वेरी गुड। अब एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं डेल ई। सर ये डेल ई कौन है? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। बेटा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी के लिए मैंने बहुत ही सीधे और साफ शब्दों में आपको एक बात बताई है कि आपको जाना है मैक्सिमम एनर्जी के पास में, आपको जाना है मिनिमम एनर्जी के पास में। आप सब जगह चेक करके मुझे बताओ किस पॉइंट के ऊपर एनर्जी मैक्सिमम है, किस पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी आप देख पा रहे हैं वो मैक्सिमम है। बी पॉइंट,
ई के अंदर प्लस 260 से ज्यादा कहीं पर भी ऐड नहीं हो रहा होगा, कहीं पर भी ऐड नहीं हो रहा होगा। सो आपने बोला सर ई मैक्स जो है ना, इधर लिख देता हूं, ई मैक्स जो है वो है ई प्लस 260 और ई मिनिमम बता दो भाई कहां पर है, मिनिमम बता दो भाई कहां पर है, ई पॉइंट के ऊपर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब आप लोग समझने लग गए, समझदार लोग हो। सो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ई मैक्स माइनस ई मिन। सो डेल ई इक्वल्स टू, मैक्स कितना है भाई ई प्लस 260, मिनिमम कितना है ई माइनस 620। सो डेल ई कितना आ गया 880, बट mm स्क्वायर, ये mm स्क्वायर में है, mm स्क्वायर। डेल ई किसके अंदर है, mm स्क्वायर के अंदर है। ई से ई तो कट गया, 260 प्लस 620 880। समझ में बात इतनी। अब सर ये mm स्क्वायर है, इसकी यूनिट बदलनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा यहां पर 1 mm स्क्वायर एरिया जो है, यहां पर 1 mm स्क्वायर एरिया जो है, 1 mm स्क्वायर एरिया कितने न्यूटन मीटर एनर्जी के बराबर है, ये पता करना पड़ेगा। अब ये अगर आपको पता करना है तो आपको इधर आना पड़ेगा क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन में बोल रहा है 1 mm वर्टिकल, 1 mm इन वर्टिकल डायरेक्शन किसके बराबर है 500 न्यूटन मीटर। 1 mm हॉरिजॉन्टल, ये बता रहा है 3 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूं, ऐसा मत बोलना ये बात समझनी है, ये समझने की नहीं है, ये ध्यान में रखने की चीजें होती है। क्लियर है? तो ये बन जाएगा आपके पास में 3 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। सो अगर 1 mm स्क्वायर की बात करेंगे तो 1 mm स्क्वायर एरिया कैसे होता है, 1 mm वर्टिकल मल्टीप्लाई बाय 1 mm हॉरिजॉन्टल। सो 500 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो इतना न्यूटन मीटर, 1 mm स्क्वायर बराबर इतना न्यूटन मीटर होता है। जरा बोलेंगे सभी स्टूडेंट, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सो 1 mm स्क्वायर बराबर इतना न्यूटन मीटर होता है, तो यहां पर 880 mm स्क्वायर है, 880 mm स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। सो ये बन गया न्यूटन मीटर में, ये बन गया आपके पास में न्यूटन मीटर में। जरा बताओ यहां से डेल ई आपके पास में कितना आ रहा है, जरा बताएंगे बेटा यहां से डेल ई आपके पास में कितना आ रहा है? सभी स्टूडेंट्स, पाई को पाई ही रहने देना, मतलब अपनी इच्छा से उसमें अप्रोक्सीमेशन मत लेना। 23038 पॉइंट कितना बताया, 346 न्यूटन मीटर। सो डेल ई आपको मिल गया। सो डेल ई इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। यहां से आप लोग मुझे सी एस फाइंड करके बता सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको वैल्यूज पता रहे। सो डेल ई इक्वल्स टू आ गया 23038.346 न्यूटन मीटर। सो डेल ई इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। सारी वैल्यू पुट करके सी एस बता दो भाई कितना मिल रहा है। इन परसेंटेज बताएंगे, ध्यान रखना, इन परसेंटेज आप लोग मुझे सी एस बता दो कितना मिल रहा है। सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है। सभी लोग एक बार वैल्यूज पुट करके
बताओ CS की वैल्यू कितनी मिल रही है, और अगर कोई वैल्यू ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही हो तो मुझसे पूछो, पर कैलकुलेटर चला के आप ही लोग बताओ वैल्यू क्या मिल रही है। .338%। शिव रंजन आपका आंसर जो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर बताया शिव रंजन ने। जब आप यहां से CS फाइंड करेंगे सारी वैल्यू पुट करके तो ये आना चाहिए .00338। तो जब आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.338%, ऐसा कुछ आ रहा होगा। एक बार बाकी स्टूडेंट्स वेरीफाई कर लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आंसर बिल्कुल सही है। बाकी स्टूडेंट्स एक बार वेरीफाई कर लो इस बात को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक ही। चलो एक और स्टूडेंट को मैच किया। बाकी स्टूडेंट्स यार सारा डेटा आपके पास में, सिर्फ कैलकुलेटर चलाना, उसके बाद में भी आप लोग मैच नहीं कर पा रहे हो। वेरी डिसअपॉइंटिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करवाया है क्योंकि प्री में तो देखो ये क्वेश्चन आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इतना जब पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पर सब कुछ अवेलेबल, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आप देखिए ओमेगा, ये एन दे रखा है 1600 आरपीएम, इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर लो 2 पाई एन बाई 60 से। ये एम दे रखा है, ये रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखा है। तो कहां गलती होने का कोई चांस ही नहीं है कहीं पर। देखो ओमेगा कैसे मिलेगा सर, 2 पाई एन बाई 60, यहां से मिल गया ओमेगा। आई कैसे मिलेगा, एम के स्क्वायर, एम कितना है 55, ये कितना है 2.1 का स्क्वायर। आई पता है, ओमेगा पता है, डेल ई पता है, सिर्फ वैल्यूज ही पुट करके कैलकुलेटर ही तो चलाना है। ओके खुश, आपको भी मिल गया। बाकी स्टूडेंट्स सो मेरे ख्याल से आप अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कहानी थी, अगर फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लाईव्हील की मदद से आपको किसी भी तरह से कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो मैंने मोस्ट ऑफ द सारे न्यूमेरिकल आपको यहां पर करवा दिए। सो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहां से एक टॉपिक आता है जो बेसिकली डिजाइन से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं डिजाइन ऑफ फ्लाईव्हील रिम। डिजाइन ऑफ फ्लाईव्हील रिम। सो डिजाइन ऑफ फ्लाईव्हील रिम, इसका थ्योरी ऑफ मशीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि फ्लाईव्हील टर्म जुड़ गया है तो जनरली लोग सोचते हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन का टॉपिक है, तो हो सकता है डिजाइन पढ़ते टाइम आप इस टॉपिक को स्किप कर दो। बस यही सोचकर मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं। ये मूव कैसे करेगा, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। अरे इससे इसको इधर लेके आते हैं, इसको भी थोड़ा इधर लेके आते हैं। अब ठीक है।
या आपके पास में एक फ्लाईव्हील रिम है। देखिए अब जो मैं बता रहा हूं उसका थ्योरी ऑफ मशीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जब क्वेश्चन आता है तो लाइक थ्योरी ऑफ मशीन वाले बता देते हैं कि यार ये डिजाइन का टॉपिक है, डिजाइन वाले बोलते हैं ये तो फ्लाईव्हील है, ये तो थ्योरी ऑफ मशीन में आता है, तो आप कहीं पर भी नहीं पढ़ पाते हो। सो हम लोग इसको यहां पढ़ रहे हैं, अगर डिजाइन में आप दोबारा पढ़े तो और भी अच्छी बात है, और नहीं पढ़ते हैं तो मैं तो बता ही रहा हूं आपको। क्लियर है? क्योंकि अभी आप समझेंगे तो आप बोलेंगे सर ये सब चीजें कहां से आ गई, ये सब चीजें डिजाइन का हिस्सा है जो अब मैं बताने वाला हूं यहां पर। सो बेसिकली ये इसका सेंटर है। एक्चुअल में जब ये रिम रोटेट करेगी तो इसका जो मटेरियल है ना वो बाहर की साइड जाने की कोशिश करेगा, होगा ना। जब आप घुमाओगे इसको तो इसका जो मटेरियल है वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ये महसूस करेगा तो ये बाहर की साइड जाने की कोशिश करेगा। अब अगर इस मटेरियल की स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती है कि ये उस फोर्स को ओवरकम कर सके तो इसके अंदर मैकेनिकल फेलियर आ जाएगा। तो बेसिकली उसी फेलियर से रिलेटेड हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि किस स्पीड तक आप इसे रोटेट करवा सकते हो। उसके लिए मैंने कहा कि मान लीजिए कि आपका जो फ्लाईव्हील रिम है वो एक ओमेगा स्पीड पर रोटेट कर रहा है। अगर ओमेगा स्पीड पर ये रोटेट कर रहा है तो आप यहां पर कंसीडर कर लीजिए एक एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल पार्ट। ये एलिमेंटल पार्ट जो है ये आपने बहुत छोटा लिया, जिसको मैंने बहुत बड़ा दिखाया यहां पर। ये एंगल है डेल थीटा। ये एलिमेंटल पार्ट बहुत छोटा मास है, इसको एलिमेंटल मास भी बोल सकते हो। तो बाहर की साइड ये एक फोर्स महसूस करेगा विच इज डेल एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है ना, छोटा मास है तो बाहर की साइड डेल एम आर ओमेगा स्क्वायर महसूस करेगा। अगर आपको डेल पसंद नहीं आ रहा ना तो डी लिख लो भाई, डी थीटा डी एल। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ओके। इस एलिमेंटल मास को मैं अलग ले आया इधर, तो हमने कहा कि देखो ये बाहर की साइड महसूस कर रहा है डीएम आर ओमेगा स्क्वायर। जहां से ये एंगल जो है ना, ये एंगल होगा आपका डेल थीटा बाई 2। जहां से आपने इसको ब्रेक किया, मतलब यहां से तोड़कर अलग लेकर आए हो ना, ये यहां पर एक टेंशन महसूस करेगा, यहां पर भी एक टेंशन महसूस करेगा। ये एंगल अगर आपका डेल थीटा बाई 2 है तो ये जो एंगल आएगा ना ये वाला, ये एंगल भी कितना होगा? डेल थीटा बाई 2। कैसे होगा जरा देखो, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये फिर से 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल वापस कितना हो जाएगा? थीटा। कुल मिला के जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। सो अगर ये t है तो ये एंगल कितना होगा? t, ये फोर्स कितना होगा? t cos डेल थीटा बाई 2। भाई एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos कंपोनेंट और दूसरा वाला कंपोनेंट साइन कंपोनेंट, t साइन डेल थीटा बाई 2। सेम कहानी यहां पर भी, ये वाला जो एंगल है डेल थीटा बाई 2, t cos डेल थीटा बाई 2 डिवाइड बाय t साइन डेल थीटा बाई 2। एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। अब मैं देख रहा हूं किसका कमेंट आ रहा है, और जिसने ये नहीं बोला कि सर क्लियर हुआ या नहीं हुआ, रेस्पॉन्स नहीं किया, तो अगली बार वो जब डाउट पूछेगा ना तो मैं भी उसके जवाब को या उसके क्वेश्चन को रेस्पॉन्स नहीं करूंगा, ध्यान रखना। क्योंकि क्या होता है कि मैं अभी ये चीज पूछता हूं आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अब वो बच्चा क्या करेगा? कुछ नहीं बोलेगा। फिर जब पूरा खत्म हो जाएगा ना फिर वो बोलेगा समझ नहीं आया। तो कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होता है हमारा, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है वहां पर। जब अभी मैं पूछ रहा हूं चीख चीख के कि बताओ भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो वो कुछ नहीं बोलेगा, और सडनली जब पूरा खत्म हो जाएगा ना फिर वो बोलेगा सर समझ नहीं आया।
जब हर एक पॉइंट के बाद में मैं ये पूछ रहा हूं समझ आया कि नहीं आया, तो उसी पॉइंट पर बोलो कि सर ये वाला पॉइंट समझ ही नहीं आया हमको, है ना। हाँ तो मैं देख लेता हूं यस किस किसने बोला है, इतना सा भी डाउट नहीं है, हाँ ऐसा होना चाहिए। तो सिराजुद्दीन प्रिंस, शिवरंजन एके प्रिंस, सिराजुद्दीन, इंद्र कुमार, मृत्युंजय, सूरज, मतलब सभी ने बोल दिया। अब इनके अलावा कोई नया नाम आएगा ना और वो बोलेगा ना ये बात समझ नहीं आई, तो उसको नहीं बताएंगे अपन। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर यहां तक क्लियर हो गया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉस वाला कॉस वाले को कैंसिल कर रहा है, ऊपर जितना भी फोर्स है dm r ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2t साइन डेल थीटा बाई 2। जल्दी से बोलिए इतना क्लियर हुआ है नहीं हुआ। आप टाइप करने में दिक्कत होती है ना, तो आप सिर्फ y लिख दिया करो, सिर्फ y, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है भाई, वो तो डाउट पूछे ना तब पूरा लिखने की जरूरत है, अभी तो सिर्फ y लिख दिया करो बहुत है। क्लियर के लिए सिर्फ c लिख दिया करो, वही बहुत है, ताकि आपको भी बार बार टाइप करने में डिस्टरबेंस नहीं हो। सो इतनी बात क्लियर हो गई, क्योंकि मुझे पता है इसमें थोड़ा थोड़ा डाउट हो सकता है आपको, इसलिए मैं हर एक पॉइंट के बाद में पूछ रहा हूं। अच्छा ये डी था ना आपका, डी ये डील कर दिया कि मैंने, ओहो कोई बात नहीं, आप समझ जाना, आप समझ जाना बात को। सो साइन थीटा जब एंगल बहुत स्मॉल होता है ना, तो उसको आप थीटा लिख सकते हो। साइन थीटा जब एंगल बहुत स्मॉल होता है बेटा, उसको आप क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। अब यहां देखो डीएम आर ओमेगा स्क्वायर, डीएम आर ओमेगा स्क्वायर, ये एलिमेंटल मास, ये वाला मास, इसको मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं। हमको बताया जाता है मास जो है वो क्या होता है आपके पास में, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। डेंसिटी आपने मान लिया कि इस मटेरियल की रो है, वॉल्यूम ये तो एक सिलेंड्रिकल पार्ट ही है ना, ये तो एक सिलेंड्रिकल पार्ट ही है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम कैसे देते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है माना कि a, और ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी, देखो ध्यान से, अगर ये रेडियस r है, ये पूरा एंगल थीटा है, तो r थीटा इसकी हाइट हो जाएगी, तो आप बोल देंगे r मल्टीप्लाई बाय डी थीटा। बोलिए इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई सभी स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। सो अब ध्यान से देखना, क्योंकि ये डीएम मास है इसलिए यहां पर डी थीटा यूज हुआ है। सो डीएम की जगह आप क्या लिख देंगे यहां पर, रो ए आर डी थीटा, आर ओमेगा स्क्वायर। सो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बन जाएगा आपके पास में रो ए आर स्क्वायर, डी थीटा से डी थीटा भी गायब कर दो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू टी, रो इसको लिखा आपने आर ओमेगा का होल स्क्वायर, टी बाय ए, टी बाय ए। देखो सबसे पहले तो आपको पता होगा v बराबर आर ओमेगा होता है, तो आप इसको लिख सकते हो रो वी स्क्वायर। दूसरा ये आ गया टी बाय ए, ये कौन है, ये है टेंशन पर यूनिट एरिया। अब मैं इस बात को समझाता हूं, इसे आप बोलते हैं हुप स्ट्रेस, ये आप सोम में पढ़ेंगे। अगर आप में से किसी ने सोम पढ़ा है तो उसने एक चैप्टर पढ़ा होगा थिन सिलेंडर, जिन्होंने सोम नहीं पढ़ा है ना वो मान लेना ऐसा होता है, जिन्होंने पढ़ा है ना उनसे चर्चा कर रहा हूं मैं। कोई है जिसने सोम पढ़ा है, जरा बताओ पहले तो, कोई है जिसने सोम पढ़ा है, ओके। तो आपने वहां पर हुप स्ट्रेस का नाम सुना है, देखो इमेजिन करो, इमेजिन करना ये पानी का बोतल है, इधर से मैंने पाइप कनेक्ट कर दिया, पानी बढ़ता जा रहा फुल हो गया, लेकिन आप रुके नहीं, आप फिर भी इसको और भरते जा रहे हो। तो सिलेंडर की ये जो सरकमफ्रेंस है ना, ये बिल्कुल ऐसा फटना चाहेगी, बिल्कुल फटना चाहेगी, लेकिन क्योंकि ये प्लास्टिक
एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये फट नहीं पाएगा। तो लिक्विड जो फ्लूइड आ रहा है आपके पास में, उसके प्रेशर से इस प्लास्टिक को अलग होना है, पर ये हो नहीं पा रहा, तो इसके अंदर एक सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। आप पानी भरते जा रहे हो, अब इसमें कैपेसिटी नहीं है, अब ये कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक्सपांड होने की कोशिश करेगा ना, बोलो यस और नो, लेकिन हो नहीं पाएगा। अब कोई मटेरियल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहता है और आप उसे रोक रहे हो, तो वहां पर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती है, और ये जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस डेवलप होगी इसको हम बोलते हैं हुप स्ट्रेस। अब क्या होगा, आपकी जो रिम है इसको आपने ओमेगा दिया तो जितना मटेरियल है वो बाहर की साइड एम आर ओमेगा स्क्वायर महसूस कर रहा है, वो बाहर जाना चाह रहा है, दूर अवे फ्रॉम द सेंटर जाना चाह रहा है, पर जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल आपस में जुड़ा हुआ है। सो उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होती है जिसको बोलते हैं हुप स्ट्रेस, सिग्मा, और सिग्मा कौन है आपका? हुप स्ट्रेस इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर। आप सोच सडनली ये स्ट्रेस वगैरह कहां से आ गया, इसलिए मैंने कहा था ये डिजाइन का पार्ट है, ये टॉम का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूं कहीं कोई टॉपिक रह नहीं जाए, इसलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं? अरे यार सीधी सी कहानी, आप कुछ करना चाह रहे हो जिंदगी में पर कोई आपको रोक रहा है, तभी तो स्ट्रेस डेवलप होगी ना। आप कुछ करना चाह रहे हो और आप वो करते जा रहे हो, तो फिर स्ट्रेस क्यों डेवलप होगी? तो जब रेजिस्टेंस आएगा तो स्ट्रेस आएगी, रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर स्ट्रेस किस बात का? सो मटेरियल और आप में ज्यादा फर्क नहीं है। स्ट्रेस तभी आएगी जब रेजिस्टेंस आएगा। ये मेरा हाथ है, आप पकड़ के मुझे खींचो, मैं आपके साथ चलता जा रहा हूं, कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन अगर मैं रुक गया फिर आप मुझे खींचोगे तो मैं यहां पर स्ट्रेस फील करूंगा, बस वही स्ट्रेस है। तो मटेरियल बाहर जाना चाह रहा है पर जा नहीं पाएगा, सो स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, विच इज हुप स्ट्रेस। सो यहां से V इक्वल्स टू रूट ओवर सिग्मा बाय रो आपके पास में आ रहा है। अब क्लियरली दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे वेलोसिटी आप बढ़ाओगे वैसे वैसे सिग्मा स्ट्रेस और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा जब ये सिग्मा बोलेगा कि भाई इससे ज्यादा वेलोसिटी मत बढ़ा देना, V मैक्स इक्वल्स टू रूट ओवर सिग्मा B डिवाइडेड बाय रो, सिग्मा B डिवाइडेड बाय रो। तो ये जो सिग्मा B है ये कौन है? ये सिग्मा B है मैक्सिमम अलाउएबल सेंट्रीफ्यूगल, मतलब इसको सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस भी बोल सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी आपने बढ़ाई तो मटेरियल फेल हो जाएगा आपका। इससे ज्यादा मतलब अब स्ट्रेस एक्सट्रीम हो चुकी है, ये बाहर जाना चाह रहा है, आपने रोक रखा है, लेकिन फिर भी आपने वेलोसिटी बढ़ाई तो अब मटेरियल फेल हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सो आप मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो इतनी रख सकते हो सिग्मा B डिवाइडेड बाय रो के, और सिग्मा B कौन है? मैक्सिमम अलाउएबल सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। सो आप सडनली सोचे ये फेलियर, मटेरियल स्ट्रेस, ये सब क्यों आ गया, कहां से आ गया? थ्योरी ऑफ मशीन में सिर्फ मोशन की बात होती है, फोर्सेस की बात होती है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये डिजाइन का पार्ट है, जो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई पॉइंट रह जाए, आप सोचो कि टॉम वाले सर पढ़ाएंगे, टॉम वाले सर सोचेंगे MD वाले पढ़ाएंगे, तो मैंने पढ़ा दिया है। कोई समस्या हो तो पूछो भाई, कोई भी समस्या हो किसी भी तरह की तो पूछो। वैसे तुम लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तुमको क्या ही समस्या होगी। नहीं देखो इंद्र कुमार, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर सिर्फ यही स्ट्रेस होगी, सबके ऊपर हर तरह की स्ट्रेस आपको दिखाई देगी, लेकिन वो स्ट्रेस जो आप पढ़ेंगे वो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी स्ट्रेस हो सकती है। बाकी सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस सभी महसूस करेंगे, क्योंकि रोटेट करेंगे तो बाहर जाने की कोशिश होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये यही स्ट्रेस, क्योंकि ये तो हमारा टॉपिक आ गया, इस वजह से मैंने यहां पर ये बताया है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट। एक छोटा सा पॉइंट और बचता है इसके अंदर,
विच इज फ्लाईव्हील इन पंचिंग प्रेस, फ्लाईव्हील इन पंचिंग प्रेस। छोटा सा पॉइंट है, आपको सिर्फ ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है? देखिए, जब आप इंजन की बात कर रहे हैं और जब आप पंचिंग प्रेस की बात कर रहे हैं तो दोनों में क्या फर्क है? जब आप इंजन की बात कर रहे हैं तो आप और पंचिंग प्रेस की बात कर रहे हैं तो दोनों में क्या फर्क है? देखिए, इंजन के केस में इनपुट और लोड, अगर आप देखें तो आपने जब इंजन के बारे में चर्चा की थी तो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर लोड को क्या माना था? कांस्टेंट माना था। आपने कहा था क्रैंकशाफ्ट पर जब लोड कांस्टेंट रहेगा, क्रैंकशाफ्ट पर जब लोड कांस्टेंट रहेगा उस टाइम पर फ्लाईव्हील अपना काम कर रहा था। तो क्रैंकशाफ्ट पर, इंजन पर जो लोड है वो क्या माना गया था? कांस्टेंट। और इनपुट जो सप्लाई किया जा रहा है वो आपका टर्निंग मोमेंट ही तो था, वो आपका टर्निंग मोमेंट ही था। तो आपने क्या देखा सर? वो टर्निंग मोमेंट था और वो टर्निंग मोमेंट फ्लक्चुएट कर रहा था। तो इस समस्या के समाधान के लिए आपके पास कौन आया था? फ्लाईव्हील। तो इंजन में जो फ्लाईव्हील यूज होता है उसका मेन कारण ये होता है कि क्रैंकशाफ्ट को जो इनपुट मिल रहा है, जो टर्निंग मोमेंट मिल रहा है, वो फ्लक्चुएट करता है, जिसको हमें क्या करना होता है? एक मीन वैल्यू पर लाना होता है। बोलो यस और नो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, अब बात करते हैं पंचिंग प्रेस के ऊपर। अब बात करते हैं पंचिंग प्रेस के ऊपर। पंचिंग प्रेस की अगर आप बात करोगे तो पंचिंग प्रेस में पंच के ऊपर लोड और पंचिंग प्रेस को जो इनपुट मिल रहा है, तो पंचिंग प्रेस को जो इनपुट मिलता है वो तो मोटर से मिलता है। वो किससे मिलता है? मोटर से मिलता है। मोटर से मिलता है तो वो तो कांस्टेंट मिलेगा ना। और लोड की अगर मैं बात करूं तो पंच जब हवा में ट्रेवल कर रहा है तो कोई लोड नहीं है। जब शीट को पंच करेगा तो बहुत ज्यादा लोड होगा। तो लोड यहां पर क्या कर रहा है? फ्लक्चुएट कर रहा है। सो यहां पर सिनेरियो बिल्कुल अपोजिट है। तो इस काम के लिए भी आपने यहां पर क्या लगा रखा है? फ्लाईव्हील लगा रखा है। सो पंचिंग प्रेस में फ्लाईव्हील का रोल, मतलब काम वही होता है पर सिचुएशन जो होती है वो थोड़ी सी अलग है। यहां पर सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी अलग है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूं कैसा होता है, हालांकि उसके बारे में ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी अगर मैं बताना चाहूं तो देखो क्या होता है। यहां पर आपके पास लगी होती है एक मोटर, ठीक है, इसके साथ लगा होता है एक गियर, उसके पीछे लगा होता है एक फ्लाईव्हील, यहां पर आपके पास में लगा होता है एक और गियर जिसके साथ में आप अटैच कर देते हो, जिसके साथ में आप अटैच कर देते हो अपने स्लाइडर क्रैंक को या फिर पंच को। ये सब चीजों की कोई खास जरूरत है नहीं आपको, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ताकि आप चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाए। ये देखो, ये होती है शीट, इसकी जो थिकनेस है वो है टी, इसका जो डाया है वो है डी। ये मोटर, इसके पीछे लगा दिया आपने फ्लाईव्हील। एक छोटा सा एग्जांपल से इस बात को मैं थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूं, हालांकि आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, लेकिन एक छोटे से एग्जांपल से मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मैं बोल रहा हूं कि एक सिनेरियो जब आपके पास में फ्लाईव्हील नहीं है, विदाउट फ्लाईव्हील। एक सिनेरियो जब आपके पास में फ्लाईव्हील है विद फ्लाईव्हील, विदाउट फ्लाईव्हील और विद फ्लाईव्हील। देखिए, विदाउट फ्लाईव्हील और विद फ्लाईव्हील दोनों सिनेरियो में आपको क्लियर करता हूं। जब हम बात कर रहे हैं विदाउट फ्लाईव्हील, तो हमने ये कहा कि अगर विदाउट फ्लाईव्हील की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, तो मान लीजिए एक पंच है जिसको, एक शीट है जिसको पंच करने के लिए 700 किलोजूल एनर्जी की जरूरत है, ऐसा मान लिया हमने, और उसके लिए टाइम जो है, ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, टाइम जो है वो है 10 सेकेंड। तो हमने कहा ये पंच कैसे हुआ होगा? आपने कहा होगा सर ये देखिए 4.5 सेकेंड पंच ऊपर गया, फिर पंच वापस नीचे आया, शीट को पंच किया, फिर 4.5 सेकेंड में ऊपर गया, फिर 4.5 सेकेंड में नीचे आया, फिर 1 सेकेंड में पंच किया। मतलब इस 10 सेकेंड में
9 सेकंड तो ट्रेवल कर रहा है और 1 सेकंड में वो क्या कर रहा है, पंच कर रहा है। एक बार बोलेंगे, इतनी बात समझ में आई? जस्ट हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सभी स्टूडेंट जल्दी से। नौ सेकंड ट्रेवल, 1 सेकंड में पंच। सो हमने कहा 9 सेकंड जब तक वो ट्रेवल कर रहा था तब तक मोटर ने एनर्जी दी होगी, पर क्योंकि कोई स्टोरेज ही नहीं है हमारे पास में तो वो एनर्जी चली गई। लेकिन जब 10th सेकंड आएगा, तो आपके पंच को कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी। सो 700 किलो जूल इस सेकंड में चाहिए, पर सेकंड। मतलब आपको 700 किलो जूल इन 10th सेकंड, मतलब आपको 700 किलोवाट की मोटर लगानी पड़ेगी, तभी तो 10वें सेकंड में वो 700 किलो जूल एनर्जी दे पाएगा। तभी तो 10वें सेकंड में वो 700 किलो जूल एनर्जी दे पाएगा। अरे बोलो यस और नो। वेरी गुड। अब देखो दूसरा सिनेरियो, जब फ्लाईव्हील है, 700 किलो जूल एनर्जी चाहिए, 10 सेकंड में पंच हो रहा है, उसमें से 9 सेकंड मजे कर रहा है और 1 सेकंड में पंच कर रहा है। तो क्या होगा, जब 9 सेकंड ट्रेवल कर रहा है पंच, उस टाइम पर हमने जो मोटर लगाई है ना, अभी सिर्फ 70 किलोवाट की लगाई है, 70 किलोवाट। तो जब पंच ऊपर गया 4.5 सेकंड में, जब पंच नीचे आया 4.5 सेकंड में, तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इन 9 सेकंड में मोटर कंटिन्यूअसली एनर्जी दे रही है, हर सेकंड में 70 किलो जूल एनर्जी दे रही है। तो हमने बोला 70 मल्टीप्लाई बाय 9, 630 किलो जूल एनर्जी। ये एनर्जी कौन स्टोर कर लेगा, फ्लाईव्हील, क्योंकि इस बार स्टोरेज है। अब नंबर आएगा 10th सेकंड का, जब उसको पंच करना है तो 70 किलो जूल मोटर देगा और 630 किलो जूल फ्लाईव्हील देगा, और टोटल कितना हो जाएगा, 700 किलो जूल, और पंच क्या हो जाएगा, सक्सेस। डिफरेंस देखो, 700 किलोवाट 70 किलोवाट। पॉइंट ये भी नहीं है कि सर 70 और 700, पॉइंट ये है कि सर 9 सेकंड, इन 9 सेकंड में इसने 6300 किलो जूल एनर्जी वेस्ट कर दी। सो मोटर, कम कैपेसिटी की मोटर तो चाहिए ही, लेकिन वेस्टेज देखो आप, वेस्टेज देखो। सो पंचिंग प्रेस में फ्लाईव्हील का बहुत बड़ा रोल है, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। मेरे ख्याल से सभी लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। अगर कोई समस्या है, कोई डाउट है तो बताओ। सभी लोग इस बात को बड़ी आसानी से समझ पा रहे हो, है ना? सो ये पूरी कहानी थी आपकी फ्लाईव्हील की। मोस्ट ऑफ द टाइम जो जेईई एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाएगा फ्लाईव्हील का मेन काम क्या होता है। फ्लाईव्हील का काम होता है जब क्रैंकशाफ्ट पर लोड जो है वो कांस्टेंट हो तो स्पीड को कंट्रोल करता है एक साइकिल में। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्पीड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्पीड फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला क्या होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो यहां से पूछा जा सकता है वो ये है, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लाईव्हील क्या होती है, डेल ई इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। चौथा इंपॉर्टेंट काम, जो पॉइंट जो यहां से पूछा जा सकता है वो है एक बेसिक फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल। जो बड़ा वाला न्यूमेरिकल करवाया वो नहीं, जो छोटे छोटे कल न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में करवाए थे ना, वो हमसे पूछे जा सकते हैं। बस इतनी चीजें हैं जो फ्लाईव्हील से आपसे पूछी जा सकती है। अब अगर क्लियर हो गया बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जल्दी से। अभी निम्बस लर्निंग वाला जो चैनल है ना, उसपे आशुतोष सर की क्लास है, शायद थर्मो की क्लास है, तो आप लोग जाके ये सब चीजें यूटिलाइज किया करो।
व्हाट्सएप ग्रुप वाला? कुछ शेयर किया क्या? मैंने देखा नहीं है, देख के बता दूंगा, कल बता देंगे। मेरे को पर्सनली भेज दो डाउट यार, मैं ग्रुप में तो डाउट, मैं कितने सारे ग्रुप में ऐड हूं, मैं सब में कहां डाउट देखता फिरूंगा। किसी का अगर कोई डाउट है तो वो पर्सनली भेजा करो। ग्रुप में तो तुम पता नहीं क्या लड़ाई झगड़े करते रहते हो आपस में, तुम्हारी अलग ही घर गृहस्थी की कहानी चलती रहती है ग्रुप में। चलो एक होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देना है मुझे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे तो कुछ सीखेंगे, बाकी उम्मीद तो यही है कि भाई गलत करोगे। एक क्वेश्चन दे देते हैं फिर थैंक यू बोल देंगे, तुम्हें चिंता मत करो। flywheel fitted to a steam engine, has a mass of 800 kg, its radius of gyration a flywheel fitted to a steam engine has a mass of 800, its radius of gyration is 360 mm. The starting torque of the engine is 560 Newton meter and may be assumed constant. Find the kinetic energy of the flywheel after 10 seconds. अच्छा 5 6 7 अभी स्क्रीनशॉट वापस दे दूंगा, चिंता मत करो। सो देखो ये बोल रहा है 10 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो हमने बोला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो 10 सेकंड के बाद में अगर यहां ओमेगा 1 है तो आफ्टर 10 सेकंड ओमेगा कितना होगा, अगर ये पता चल जाएगा तो आप बोल देंगे काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टी बराबर 10 सेकंड हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। ओमेगा 1 दे नहीं रखा उसने, बोला स्टार्ट किया ही है, तो मतलब शुरुआती स्पीड क्या रही होगी फ्लाईव्हील की 0। अब 10 सेकंड के बाद में कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन V इक्वल्स टू U प्लस AT आपको याद होगा।
सो ये v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब अल्फा, t टाइम एज इट इज। तो आप बोल सकते हो ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 तो 0 है, प्लस अल्फा टाइम कितना है 10 सेकेंड। अब ये अल्फा क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि अल्फा अल्फा इक्वल्स टू होता है टॉर्क डिवाइडेड बाय मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क देखो इसके अंदर दे रखा होगा, टॉर्क 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 इनिशियल टॉर्क 560। आई क्या हो जाएगा आपके पास में, रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखा है, आई हो जाएगा एम के स्क्वायर। तो यहां से आपको अल्फा मिल जाएगा, यहां पुट कर दीजिए ओमेगा 2 मिल जाएगा। जैसे ओमेगा 2 मिल जाएगा इसके अंदर पुट कर दो, आपको काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10 सेकंड मिल जाएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी बार एग्जाम्स में पूछा गया और मेरे ख्याल से आप लोगों से भी पूछा गया है मेंस के एग्जाम में। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इंद्र कुमार आपको 5 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर का स्क्रीनशॉट भी दिलवा देते हैं। ये 6 नंबर, 1 नंबर भी, अच्छा सॉल्व कर दिया वो। मैं मुझे लगा मुझे थोड़ी हिंट देने की जरूरत है, अभी कैलकुलेशन भी तो तुम लोग गलत करोगे ना, मुझे पूरा भरोसा है। अब 1 नंबर का स्क्रीनशॉट भी ले लो, 1 नंबर में तो कल का क्वेश्चन है। डन, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। अब देखिए बेटा ये चीजें आप ध्यान रखिए, जैसे अभी मैं देख रहा था कुछ लोग साइन के बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स की क्लासेस चलती है। दूसरा, वहां से आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। जैसे अभी इंटीग्रेशन आ गया, वो तो मैंने ऑल्टरनेट बता दिया, अगर नहीं पता होता तो आपको तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ता ना। दूसरा चीज, अभी यूट्यूब पर थर्मोडायनामिक्स की क्लास है, तो वो रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि उसके अंदर सर बहुत शॉर्ट में बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। जहां देखिए, जहां ज्यादा इनपुट चाहिए होता है या कम इनपुट चाहिए होता है, उसके लिए फ्लाईव्हील आप नहीं लगाते हो। टू मेंटेन एन यूनिफॉर्म इनपुट, उसके लिए आप फ्लाईव्हील यूज करते हो। मैंने एक आपका एग्जांपल दिया था कॉलेज का, मैंने कहा आपके घर से 6,000 रुपए आते हैं, तो अगर 6,000 वाले को एक कांस्टेंट अमाउंट के ऊपर अपने बजट को मेंटेन करना है, तो वो 200 रुपए पे मैनेज कर रहा है। अगर जिसके 60,000 आ रहे होंगे, वो 2,000 रुपए पर मैनेज करेगा। पर पॉइंट इज टू मेंटेन अ कांस्टेंट टॉर्क, और आपके लिए कांस्टेंट खर्चा है ना, तो कम और ज्यादा का केस नहीं है यहां पर। क्लियर है? तो 2 क्लासेस है जो आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास है एक तरीके से, अभी जस्ट निम्बस पे है और दूसरे रात को 8 बजे रहेगी। तो इन सब चीजों को आप थोड़ा सा सीरियस लेके इन सब चीजों के ऊपर इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले। क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वो तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर आप वाकई में उस सिलेक्शन के लिए जाना चाहते हो तो आपके पास कुछ ना कुछ डिफरेंट नॉलेज होनी चाहिए, ताकि बाकी लोगों से आप आगे निकल सको। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।